शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरेराह है और सुर्खियों में भी है। सोशल मीडिया पर भी ये खूब छाए हुए हैं। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तुर्की में भूकंप के बाद अब बाढ़ आफत बन गई। यहाँ के सनेफा समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई जिससे ये शहर बाढ़ की चपेट में आ गए। इस दौरान कई गाड़ियां पानी में बहती दिखी। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह ये गाड़ियां कागज की तरह पानी में बह रही हैं। तुर्की में आई इस बाढ़ में कई ऐसे भी तंबू बह गए जहां भूकंप प्रभावितों को ठहराया गया था। मध्य प्रदेश के दमोह में एक थाना परिसर में शादी समारोह आयोजित हुआ। बताया गया कि यहाँ एक चाय वाले की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और पैसों की तंगी की वजह से उसकी बेटी की शादी के लिए मुश्किलें आ रही थी। ऐसे में दमोह पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर एक पहल की और थाना परिसर में ही उसकी बेटी की शादी करवा दी। इस दौरान शादी समारोह में आए मेहमानों का पुलिस वालों ने खुद स्वागत भी किया। वहीं दूल्हे को भी पुलिस की जीप में शादी समारोह स्थल यानी पुलिस थाना परिसर में लाया गया। हरियाणा के अंबाला में चाइल्ड हेल्पलाइन ने 14 साल के बच्चे को उसके परिवार से मिलवा दिया। बताया जा रहा है कि ये बच्चा खेलते हुए गलती से ट्रेन में चढ़ गया और दूसरी जगह पहुंच गया। फिर बच्चे की जानकारी जब चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंची तो उसने यमुनानगर की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इसके परिवार को ढूंढ निकाला। बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक पंचायत तक आजादी के 75 साल बाद सड़क पहुंच गई। यहाँ के लोग दशकों से पुल का इंतजार कर रहे थे ताकि इनके गांव में सड़क के दर्शन हो पाए। ऐसे में अब 40 मीटर का ये पुल बनाया जा रहा है जो कि 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये इलाका दूर दराज के हिस्से में है। ऐसे में अब सड़क पहुँचने से इलाके के विकास की भी उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक बच्चे के सिर की सफल सर्जरी हुई। 2 साल के इस बच्चे के सिर में 30 सेंटीमीटर लंबा पंखे का ब्लेड घुस गया था। इसके बाद यहाँ के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में ये सर्जरी हुई। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की खबर हमारी सेहत से जुड़ी है। ज्यादातर लोग पानी पीने के लिए बोतल का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ठंडे पानी के लिए फ्रिज में पानी रखा जाता है और इसके लिए आमतौर पर प्लास्टिक की बोतल का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साफ सुथरी नजर आने वाली ये बोतल असल में बीमारियों का घर है। जो बोतल लंबे वक्त तक इस्तेमाल की जाती है उसमें बेहिसाब बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये दावा अमेरिका की एक नई स्टडी में किया गया है जो बार बार इस्तेमाल होने वाली बोतल को लेकर हमें सावधान करती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। गर्मी के दिन है और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा ठंडे पानी के लिए फ्रिज नजर आएगा। मौसम बदलते ही फ्रिज में पानी की बोतल भरकर रखना हमारी आदत में शामिल है। यूं तो सर्दियों में भी ज्यादातर लोग बोतल में रखा पानी ही पीते हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पर फ्रिज में इनका इस्तेमाल होता है और अक्सर हम पुरानी बोतल को धोकर वापस फ्रिज में रख देते हैं और फिर पूरे सीजन इनका इस्तेमाल करते हैं। बदलने की जरूरत नहीं महसूस होती क्योंकि ये खराब नहीं होती। हर बार धोने की जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि ये जूठी नहीं होती। बस 1-2 बार खंगाल लिया और इस्तेमाल करते रहे। लेकिन ये आदत जिसे हमने अपनी सुविधा बना लिया है बेहद खतरनाक है। अमेरिका की एक नई स्टडी के अनुसार पानी की ये बोतल बैक्टीरिया का घर है और इसलिए जानलेवा है। जरूरी है कि पानी की बोतल पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले समझिए कि नई स्टडी में क्या सामने आया है। अमेरिका की waterfilterguru.com की टीम ने अपनी शोध में पाया कि बार बार इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल में बेहिसाब बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। लेकिन टेस्ट के दौरान 2 तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर के अंदर ऐसी क्षमता विकसित कर सकते हैं जिससे एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना बंद हो जाएगा और कुछ बैक्टीरिया की वजह से आंत की बीमारियां हो सकती हैं। यानी घर में मौजूद पानी की जो बोतल साफ नजर आती है दरअसल होती नहीं है।
लंबे अरसे से इस्तेमाल किए जाने की वजह से उसमें खतरनाक और जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि घर में इस्तेमाल की जा रही बोतल का पानी जो आप निश्चिंत होकर पीते हैं, वो आपके मुंह को कीटाणुओं का घर बना रहा है। स्टडी में दावा किया गया है कि बेशक इन बॉटल्स को धोया जाता है, लेकिन घरेलू तरीके से साफ करने के बावजूद सिंक की तुलना में 2 गुना, कंप्यूटर माउस की तुलना में 4 गुना, जानवरों के बर्तन की तुलना में 14 गुना और टॉयलेट सीट की तुलना में 40 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। बार बार इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल्स में टॉयलेट सीट की तुलना में लगभग 40,000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि नई स्टडी के आंकड़े हमारी सेहत के लिए खतरे की घंटी हैं, क्योंकि आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल होने वाली बोतल में मौजूद बैक्टीरिया से अनजान होते हैं, तो फिर जाहिर है हम इसके शिकार हो सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये रिसर्च अलग अलग तरह की बोतल्स पर की गई। जिन बोतल्स में स्क्रूनुमा या जो स्ट्रॉ फिटेड ढक्कन थे, उनमें ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए। इनकी तुलना में दबाकर बंद किए जाने वाले ढक्कन के बॉटल्स में बहुत कम बैक्टीरिया मिले। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि पानी की एक ही बोतल का लंबे अरसे तक इस्तेमाल न किया जाए। बोतल को दिन में कम से कम 1 बार गर्म पानी और साबुन से जरूर धोएं और ऐसी बोतल का इस्तेमाल ज्यादा करें जिसका ढक्कन दबाकर बंद किया जाए। ये सावधानी हम नजर नहीं आने वाले सेहत के दुश्मन बैक्टीरिया से बचा सकती है। इसलिए खुद पहल कीजिए और दूसरों को बाखबर करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई स्टडी के बाद सलाह दी गई है कि रोज कम से कम 1 बार बोतल को साफ करना जरूरी है और वो भी गर्म पानी और साबुन से। लेकिन मसला ये है कि हमें इस्तेमाल की जाने वाली बोतल साफ ही नजर आती है। बहुत कम लोग हैं जो कि पानी की बोतल को रोज धोते हैं। हमने जब कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो 3-4 दिनों में 1 बार बोतल साफ करते हैं। ये लोग निश्चिंत हैं कि इतनी सफाई ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। पानी की बोतल रखते हो आप? हाँ। उसे कितने दिन पर धुलते हैं आप? वही ऑलमोस्ट 3 डेज 4 डेज पे। प्लास्टिक्स जो है वो अलग अलग क्वालिटीज की होती हैं, तो अगर बायोडिग्रेडेबल वाली मतलब अच्छी है, रीयूज कर सकते हैं आप, तो दैट इज गुड। लेकिन अगर ऐसे है नॉर्मल सी, तो वो तो आपको रीयूज करनी ही नहीं चाहिए। मोस्टली आपके जो मिनरल वाटर वगैरह वाली जो बॉटल्स होती है वो तो बिल्कुल रीयूज नहीं करनी चाहिए। घर में बोतल आप लोग यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो अगर उसको हम लोग डेली वॉश करें तो दैट विल बी गुड, पर नेचुरली ऐसा हो नहीं पाता। 2-3 डेज हो ही जाते हैं वॉश करने में। मैं तो 2 दिन में धोता हूँ, खुद धोता हूँ। मैं अपनी वाइफ को तंग नहीं करता। क्यों? मुझे थोड़ी एलर्जी है। मुझे लगता है कि पानी जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है, मिक्स्ड वाटर जो है, ये कहीं जहर का काम करता है। हम फ्रिज में रखते नहीं, अपने लायक जो पीने लायक पानी होता है 4-5 जने 5 बोतल होते हैं, 500 को साफ करते हैं। पानी की बोतल पर नई रिसर्च को देखने और समझने के बाद हमने ये समझना चाहा कि बोतल में मौजूद बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। इसके लिए हमने बात की डॉक्टर RS बेदी से। सुनिए क्या कहते हैं वो। एक स्टडी ने, आप हैरान होंगे, उसमें ये बताया गया है कि एक वाटर बॉटल में अगर आप तुलना करें इसको एक टॉयलेट सीट के साथ, तो उसमें 40,000 गुना कीटाणु वाटर बॉटल में एक टॉयलेट सीट से ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी गंभीर ये समस्या है। और जो ये पीने वाले पानी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जो वाटर बॉटल्स हैं वो कई प्रकार की होती हैं। प्लास्टिक्स की अब आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं, ग्लास की हैं और स्टील की हैं। तो मेरे हिसाब से जो ग्लास की बॉटल्स हैं, दे आर दी बेस्ट। वो सबसे ज्यादा हाइजीनिक है। ग्लास एक इनर्ट है और प्लास्टिक जो है उसमें थोड़े थोड़े प्लास्टिक के कण जो है वो पानी में आते रहते हैं, और प्लास्टिक आप जानते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और दोबारा मैं इसमें ये कहूंगा कि भी बजाय इसके कि हम इसको धोएं, इतना खर्चा नहीं है। 6 या 7 बॉटल्स का शायद जरूरत पड़ेगी आपको सारी गर्मियों में। तो इसको अगर हम नई ग्लास की बॉटल्स यूज करें तो ये सबसे ज्यादा लाभकार सिद्ध होगा। अतीक अहमद मामले में 3 नेता STF के रडार पर हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद एसटीएफ की जांच के दायरे में 3 प्रभावशाली नेता हैं। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने इनमें से एक नेता को फोन कर मदद मांगी थी, लेकिन इस नेता ने अतीक का नाम सुनते ही तुरंत कॉल काट दी थी। पशु तस्करी मामले में आरोपी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के सीए मनीष कोठारी को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी की हिरासत में भेजा। आरोप है कि कोठारी ने मंडल की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बड़ी रकम ठिकाने लगाई। हालांकि कोठारी के वकील ने इन आरोपों को गलत बताया। पुदुचेरी में H3N2 वायरस के खतरे को देखते हुए स्कूल अगले 11 दिनों के लिए बंद कर दिए गए, यानी अब गुरुवार से लेकर 26 मार्च तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। पुदुचेरी प्रशासन ने बच्चों को इस खतरे से बचाने के मकसद से एहतियातन ये फैसला लिया। यूपी के नोएडा में बड़ी संख्या में किसानों ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। 81 गांव के इन किसानों ने नोएडा अथॉरिटी की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमों पर अपना विरोध जताया। हरियाणा के गुरुग्राम में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानों के चालान काटे गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों में मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। तेजी से बढ़ी गर्मी पर थोड़ी लगाम लगी है और अब फिर से ठंडी हवाओं में इजाफा हुआ है। ऐसे में लोग गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए हैं। दावा है कि मुंबई में फ्लैट की एक और सबसे महंगी डील हुई। यहां के वाल्केश्वर इलाके में 252 करोड़ रुपए में एक ट्रिप्लेक्स फ्लैट बिका। कहा जा रहा है कि इसे उद्योगपति नीरज बजाज ने खरीदा। अभी ये इमारत बन रही है, लेकिन नीरज बजाज ने टोकन मनी देकर इसे बुक कर लिया है। इससे पहले हाल ही में मुंबई के वर्ली इलाके में कारोबारी बीके गोयंका ने 240 करोड़ रुपए का एक पेंट हाउस खरीदा था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक संसद का कामकाज ठप पड़ा है। कांग्रेस समेत विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। विपक्ष अडानी मामले को लेकर मुद्दा बना रहा है, तो बीजेपी देश के अपमान को मुद्दा बना रही है। इस तरह इस घमासान का चुनावी कनेक्शन है, लेकिन संसद का सत्र इसकी भेंट चढ़ रहा है। संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। वो ना कहें, मेरे विचार में अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। बाकी देशों को इंटरव्यू करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है। राहुल गांधी का स्पष्टीकरण मैं आपसे आग्रह करूंगा। विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करते हैं, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। संसद के इतिहास में ऐसा कम ही होता है जब सरकार और विपक्ष मिलकर सदन की कार्रवाई का स्वाहा करते दिखें। सदन में घमासान के भी 2 मोर्चे बन गए हैं। एक मोर्चा सरकार का है, जहां निशाने पर राहुल गांधी है। दूसरा कांग्रेस समेत विपक्ष का, जो अडानी मामले में जेपीसी मांग रहा है। हालांकि कांग्रेस की लड़ाई 2 फ्रंट पर चल रही है। राहुल का बचाव भी करना है और सरकार पर हमला भी। अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोकने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूं। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा 2 रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। इन दिनों कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि सभी विरोधी पार्टियों का साथ जो मिल रहा है। आज 18 विरोधी पार्टियों ने मिलकर ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला। हालांकि इनमें वो पार्टियां खासतौर पर हमलावर नजर आईं, जिनके नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां एक्टिव हैं।
ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है अपोजिशन के यहाँ, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। ये विजुअल प्रतीक है कि यह तानाशाही सरकार है, हम इन्हें झुकाएंगे। ये मार्च रुकेगा नहीं, मार्च के महीने में ये मार्च और तरीके इस सरकार की व्यवस्थाओं को, कुकृत्यों को लगातार उजागर करेंगे। बहरहाल विपक्ष के मार्च का मकसद ईडी को अडानी मामले में जांच के लिए मेमोरेंडम देना था, लेकिन ये हो न पाया। संसद से बाहर विजय चौक पर ही पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर नेताओं को रोक लिया। कहा गया कि ईडी मुलाकात के लिए तैयार नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट वो भी एमपीज जो जनता से चुने हुए जिम्मेदार लोग अपनी बात रखने के लिए ईडी ऑफिस में जब जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उसको भी अगर अवकाश नहीं मिला और उनको रोका गया तो ये ठीक नहीं है और इसका कंडम करते हैं हम। और हमको जाना देना चाहिए था, हम तो वहां जाकर तो पीसफुल मेमोरेंडम देकर अपनी बात रख के वापिस आते थे, लेकिन ईडी ने भी मना कर दिया। वो बोले हमारे कोई इत्तला नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी की दलील है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट की कमेटी की जांच में सच सामने आएगा, लेकिन ये बात विपक्ष को मंजूर नहीं। इसी तरह कांग्रेस की दलील है कि राहुल ने लंदन में ऐसी कोई बात नहीं की जो देश के विरोध में की हो। सरकार तो अडिग रहेगी, सरकार की दिलचस्पी रह सकते क्या? तो जानते हैं कि अगर जेपीसी का मांग मान ले तो बीजेपी पार्टी की सारे धजिया आम लोगों के सामने उड़ जाएगी। बीजेपी की सारे जो नोटों की, बीजेपी की सारे भ्रष्टाचार आम लोगों के सामने साबित हो जाएंगे। वो अगर लोकतंत्र पे हमला करेंगे, भारत में लोकतंत्र डिस्टर्ब है, बाहर की शक्तियां आकर के इसमें इंटरवीन करेंगे तो भारत चुप रहेगा, संसद चुप रहेगी। माइक बंद किए जाते हैं, स्पीकर का नाम लेकर के वो कहते हैं, तो कोई चुप रहेगा क्या? इस तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में कामकाज अभी तक ठप है और सदन से लेकर सड़क तक सियासी दंगल जारी है, जिसमें नतीजा निकलता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पटना में विधानसभा परिसर में लड्डू फेंक हंगामा हुआ। जी हां, विरोध प्रदर्शन और हंगामे की अजीबोगरीब तस्वीरें आपने पहले देखी होंगी, लेकिन लड्डू फेंकने वाले इस हंगामे की मिसाल नहीं मिलेगी आपको। हुआ ये कि बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायक धरना दे रहे थे। नाराजगी इस बात पर है कि बीजेपी के एक विधायक को 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। इसी दौरान आरजेडी के विधायक उनको लड्डू खिलाने पहुंच गए। लड्डू इसलिए बांटे जा रहे थे क्योंकि लालू यादव और उनके परिवार को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन आरजेडी विधायक बीजेपी विधायकों के पास गए तो माहौल गर्म हो गया। अब इसमें आरजेडी की दलील है कि उनका इरादा तो मुंह मीठा कराने का था, लेकिन बीजेपी के विधायक आग बबूला हो गए। कुछ लड्डू गिर गए, कुछ फेंक दिए गए और नौबत धक्का मुक्की तक की पहुंच गई। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जैसे ही लड्डू वाला ट्रे विधायक जी के सामने पहुंचा तो तभी हवा में उछाल दिए गए लड्डू। यह देखता है मिठाई लेकर के आए हैं, जले बंदोबस्त गुंडा कर दिया। यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए थे। हाँ, यहाँ पे गुंडागर्दी आए थे। गुंडागर्दी करने आया है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहा है शांतिपूर्ण। राजद के लोग हम लोग यहाँ अधिकार है हमारा। अरे आज लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ था, उसी के बीच में हम लोग मिठाई खिला रहे थे सब लोगों को। ये अपना मिठाई छीट दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। आज लालू प्रसाद यादव जी का बेल हुआ था, उसी के बीच में हम लोग मिठाई खिला रहे थे सब लोगों को। ये अपना मिठाई छीट दिए, बर्दाश्त नहीं हुआ।
देखिए, सदन में महागठबंधन सरकार और बीजेपी में जबरदस्त घमासान है। बीजेपी लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी को घेर रही है और आरजेडी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। आपको बता दें कि शायद इसलिए धरना दे रहे बीजेपी विधायकों को जब लड्डू खिलाने की कोशिश हुई तो हंगामा हो गया। बात तब और बिगड़ गई जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के विधायक जबरदस्ती जहरीला लड्डू खिलाने आए थे। अब बीजेपी इसे साजिश बताते हुए लड्डू की जांच की मांग कर रही है। देखने में तो लड्डू नहीं लग रहा है, ये तो लग ही रहा है देखने में कि कोई क्षति पहुंचाने वाला चीज है, जहरीला पदार्थ है। ये क्यों लाया गया था? अब ये लेके हम लोग अपना सदन चला रहे हैं, समानांतर सदन चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे जो है विक्षिप्त होके, इससे दुखी होके राजद के लोगों ने इस प्रकार का घृणित काम किया है। राजद के लोगों ने कहा कि जमानत मिला है तो खुशी में लड्डू, जमानत मिलेगा तो ये नशीला लड्डू लेके आएगा, भाजपा की टीम में आएगा, धरना की टीम में जाएगा। इसका जांच होगा। हम लोग लिख के विधानसभा अध्यक्ष को दे रहे हैं कि इसका जांच हो। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें कहीं छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार 5वें कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 344 अंक गिरकर 57,556 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 71 अंक लुढ़ककर 16,972 के स्तर पर खिसक गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार बुधवार को सोने का भाव 310 रुपए कम हुआ। 10 ग्राम सोना 57,070 रुपए पर रहा। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 57,380 रुपए दर्ज की गई। चांदी भी 90 रुपए लुढ़की। 1 किलो चांदी की कीमत 66,535 रुपए रही। होंडा ने होंडा शाइन 100 को भारत में लॉन्च कर दिया। होंडा की इस 100 सीसी बाइक की एक्स शोरूम कीमत 64,900 रुपए रखी गई। होंडा ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है। 100 सीसी की इस बाइक में सिंगल सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। सेंट्रल बैंकिंग ने उन्हें कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और आर्थिक स्लोडाउन जैसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक निपटाने पर ये सम्मान दिया। सेंट्रल बैंकिंग नाम की इस संस्था की नजर दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के काम पर रहती है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटी की जिंदगी ने ऐसी अग्नि परीक्षा ली कि सारे ख्वाब बिखर गए, लेकिन उसने ना तो हिम्मत हारी और ना ही हौसला। दुश्वारियों के अग्निपथ पर चलते हुए कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। मुस्कान शेख ने दुनिया के सामने कामयाबी की नायाब नजीर पेश की है। 9 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मुस्कान ने अपना एक हाथ गंवा दिया था, लेकिन हारना तो मुस्कान ने कभी सीखा ही नहीं और मुस्कान शेख नाम की लड़की हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मैं अब नहीं बन पाऊंगी, लेकिन हिम्मत रखते तो सब हो जाता है। देखूंगा नहीं मेरे आगे कठिनाई की लहर या फिर आग का दरिया होगा, तैर कर पार कर लूंगा क्योंकि हौसला मेरा जरिया होगा। वडोदरा की मुस्कान शेख ने शायरी में हकीकत का रंग भर दुनिया के सामने नायाब नजीर पेश की है। 9 साल पहले एक सड़क हादसे में मुस्कान ने अपना दाहिना हाथ खो दिया। अबोध उम्र में दाहिना हाथ गंवाने के बाद मुस्कान के सामने 2 ही रास्ते थे, बदकिस्मती को जिंदगी की सच्चाई मानकर हालात के सामने सरेंडर कर देने का रास्ता या फिर वक्त की दुश्वारियों से लड़कर कामयाबी की बुलंद इबारत लिखने का अग्निपथ। यकीनन मुस्कान शेख ने हालात के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया और फिर ऐसी नजीर बनाई जो हजारों उदास दिलों में उम्मीद का दिया जलाने की खूबसूरत प्रेरणा बन गई। हाथ गंवाने के बाद जिंदगी के अग्निपथ पर एक पत्र छांव मांगे बगैर मुस्कान फौलादी इरादों के साथ आगे बढ़ती रहीं और आज वो एक कामयाब डॉक्टर बनकर बेबस मजलूम मरीजों की सेवा करने की दहलीज पर खड़ी हैं। मैंने न्यूज में पढ़ा था कि मुस्कान डॉक्टर्स ड्रीम इज क्रैश, ऐसा, तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मैं अब नहीं बन पाऊंगी, लेकिन हिम्मत रखते तो सब हो जाता है। पहले तो मुझे लिखना ही अपने दूसरे हाथ से चालू करना पड़ा था, सबसे पहले तो वही था। फिर 10th और 12th में सब
ड्रॉ करने का सब जो आता है वो उसमें 2 हाथ की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे मुश्किलें होती थी, लेकिन बहुत सब सपोर्ट करने वाले थे तो सब इजी हो जाता। दरअसल साल 2014 में एक सड़क हादसे ने मुस्कान की जिंदगी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इलाज के दौरान मुस्कान का दाहिना हाथ काटना पड़ा। दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद मुस्कान का एग्जाम होने वाला था। माँ बाप के सामने सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि उनकी राइट हैंडर बेटी परीक्षा में लिखेगी कैसे। अपने माँ बाप की इस पीड़ा को मुस्कान ने बाएं हाथ से दूर करने का फैसला किया। मुस्कान ने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू की और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। वडोदरा की इस बेटी ने बाएं हाथ से लिखने की ऐसी प्रैक्टिस की कि 10वीं में इसे 94% और 12वीं में साइंस स्ट्रीम में 81% अंक हासिल हुए। इतना ही नहीं, मेडिकल की ऑल इंडिया परीक्षा नीट में मुस्कान दिव्यांग कोटे से पूरे गुजरात में टॉप कर गई। आज मुस्कान के घर वालों को अपनी बेटी पर नाज है। और आज मुस्कान 4 साल की पढ़ाई खत्म करके फाइनल ईयर में जब पढ़ रही है, तब उसका खाली अभी उसको एमबीबीएस पूरे होने में इनका एग्जाम ही बाकी है। खाली अभी वो लास्ट मोमेंट पे एमबीबीएस खत्म करने जा रही है और बहुत खुशी की बात है। मुस्कान आज सर सयाजी जनरल मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा है। कुछ महीनों बाद वो लोगों का इलाज करना शुरू कर देंगी। फौलादी इरादों वाले इस डॉक्टर से जब कोई मरीज इलाज के लिए मिलेगा तो उसकी आधी बीमारी तो मुस्कान की प्रेरणादायक कहानी सुनकर ही दूर हो जाएगी। दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे, वडोदरा। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर ट्रांसजेंडर्स से जुड़ी एक अहम खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया तय कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने पुलिस में भर्ती होने वाले ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए एक आदेश जारी किया है। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया था कि पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अलग मानक तय किए जाएंगे। इसी को लेकर अब सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवार खुद ही बतौर मेल या फीमेल अपनी पहचान जाहिर करेंगे। इसके बाद ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को मेल या फीमेल के हिसाब से ही फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने हाल ही में 18,331 पदों पर भर्ती की थी। इनमें ज्यादातर पोस्ट कांस्टेबल्स के थी। पुलिस भर्ती के फिटनेस टेस्ट में पुरुष उम्मीदवारों को तय समय में 1600 मीटर दौड़ने के लिए कहा गया। महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ी। इसके अलावा भर्ती में शामिल उम्मीदवारों को शॉटपुट थ्रो में भी हिस्सा लेना पड़ा। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए जारी नए नियम में महिला उम्मीदवार बताने पर न्यूनतम लंबाई 158 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि मेल कैंडिडेट के तौर पर शामिल ट्रांसजेंडर के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर है। मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को 1600 मीटर और 100 मीटर की दौड़ में शामिल होना होगा और उनके लिए शॉटपुट वेट 8 किलोग्राम रखा गया है। वहीं फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट 800 मीटर और 100 मीटर की दौड़ लगानी उन्हें होगी और उनके लिए शॉटपुट वेट 4 किलोग्राम रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए कोई टेस्ट क्राइटेरिया नहीं होगा। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए फिजिकल टेस्ट के नियम 6 सदस्यों वाले एक पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए हैं, जिनमें 2 डॉक्टर और 1 मनोचिकित्सक शामिल थे। लाहौर में हंगामे के बीच इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिकी संसद में लाए गए एक प्रस्ताव में भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। इस बिल को वहां की संसद के ऊपरी सदन में लाया गया। इस बिल को पेश करने वाले सांसदों ने कहा कि चीन लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खतरा पैदा कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मुद्दे पर लाहौर में हंगामा लगातार जारी है। इस बीच इमरान ने शहबाज सरकार से खुद को जान का खतरा होने की आशंका जताई। साथ ही इमरान ने कहा कि वो 18 मार्च को लाहौर हाईकोर्ट में सरेंडर करेंगे। अमेरिका ने दावा किया कि काला सागर में रूस ने उसके अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया। अमेरिका के अनुसार ये घटना उस दौरान हुई जब रूसी जेट और अमेरिकी ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां महिलाएं शिक्षा समेत कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही हैं। साथ ही गुटेरेस ने दुनिया से अफगानिस्तान की महिलाओं का समर्थन करने की अपील की। अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में बर्फीला तूफान आया, जिससे वहां हजारों घरों की बिजली गुल हो गई।
साथ ही कई जगहों पर स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। वहीं भारी बर्फबारी से मिनेसोटा के एक मॉल की छत टूट गई। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर है। यूपी सरकार ने एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर लखनऊ को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 सप्ताह में पूरी योजना बनाने को कहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये निर्देश अयोध्या और वाराणसी में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ और आसपास के जिलों को जोड़कर एससीआर बनाने का प्रस्ताव है, जिससे सभी इलाकों का संतुलित विकास हो सके। दरअसल बैठक में कहा गया कि लखनऊ को आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां तमाम शहरों के लोग स्थायी तौर पर बसना चाहते हैं। इसकी वजह से लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में आबादी का दबाव बढ़ रहा है। वहीं सही तरीके से विकास न होने से लोगों की कई शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में इलाकों के समुचित विकास के लिए एससीआर बनाना उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटे हर एक निवेशक से संपर्क करने का निर्देश दिया है। सीएम ने हिदायत देते हुए कहा है कि बेवजह किसी भी निवेशक की फाइल लंबित ना की जाए। हर हफ्ते एमओयूज की समीक्षा की जाए और किसी तरह की समस्या होने पर तुरंत चीफ सेक्रेटरी को जानकारी देकर उसका हल निकाला जाए। सैमसंग ने लॉन्च किए हैं 2 और स्मार्टफोन। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ और खबरों को समझने और जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सैमसंग ने अपने यूजर्स को 2 तोहफे दिए। उसने 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी A54 और गैलेक्सी A34 को लॉन्च कर दिया। गैलेक्सी A54 की कीमत करीब 40,000, जबकि गैलेक्सी A34 की कीमत करीब 31,000 रुपए रखी गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल ऐप को हटाने के ऑप्शन देने से जुड़ी रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये खबर पूरी तरह से गलत है। राजीव चंद्रशेखर के अनुसार सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 100% कमिटेड है। अमेरिकी कंपनी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चैट जीपीटी का नया वर्जन लॉन्च कर दिया। इसका नाम GPT-4 है और दावा है कि ये पहले के मुकाबले बेहतर और सटीक है। ये ज्यादा बेहतर तरीके से कंप्यूटेशन कर सकता है। कोहली की टेस्ट रैंकिंग में बड़ा उछाल हुआ है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली ने 8 स्थानों की लंबी छलांग लगाई और वो 13वें स्थान पर आ गए। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 8 स्थान की छलांग लगाते हुए 44वां स्थान पाया। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टॉप पर बरकरार हैं। पहले अश्विन एंडरसन संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर थे, लेकिन अब अश्विन ने जेम्स एंडरसन को 10 अंक से पीछे छोड़ दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप से बाहर हो गई। उन्हें मुकाबले में 17-21 और 11-21 से हार झेलनी पड़ी। उन्हें चीन की जैंग येमान ने शिकस्त दी। खबर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2030 के लिए मोरक्को मेजबानी कर सकता है। इसके लिए स्पेन और पुर्तगाल के साथ मिलकर बिड लिए जाने की जानकारी है। इससे पहले यूक्रेन स्पेन और पुर्तगाल के साथ मिलकर बिड करने की योजना बना रहा था, मगर रूस यूक्रेन जंग की वजह से कुछ साफ नहीं हो पाया।